नमस्कार, स्वागत है आपका इन लाइव 24 न्यूज़ चैनल के सुबह के समाचार में। तो चलिए शुरुआत करते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरों से। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए वापस आते हैं अपनी खबरों पर। चीनी सैनिकों की वापसी का सिलसिला जारी, हॉट स्प्रिंग्स और गोग्रा में ढांचों को हटाया। चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स और गोग्रा में झड़प वाले क्षेत्रों से अस्थायी ढांचों को हटा दिया है और मंगलवार को लगातार दूसरे दिन सैनिकों की वापसी का सिलसिला जारी रहा। भारतीय सेना उनकी पीछे हटने की गतिविधि पर कड़ी नजर रखे हुए है, सरकारी सूत्रों ने ये जानकारी दी। गोग्रा और हॉटस्पॉट्स ऐसे बिंदु हैं जहां पिछले 8 सप्ताह से दोनों देशों की सेनाओं के बीच संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। सूत्रों ने बताया कि इन दो क्षेत्रों से सैनिकों के पीछे हटने का काम 2 दिन में पूरा होने की संभावना है और इन क्षेत्रों से चीनी सेना द्वारा सैनिकों की पर्याप्त वापसी भी की गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने रविवार को टेलीफोन पर बात की थी, जिसमें वे वास्तविक नियंत्रण रेखा से सैनिकों के तेजी से पीछे हटने की प्रक्रिया को पूरा करने पर सहमत हुए थे, जिसके बाद सोमवार की सुबह सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना क्षेत्र में सैनिकों की वापसी के मद्देनजर अपनी निगरानी को कम नहीं कर रही और किसी भी घटना से निपटने के लिए उच्च स्तर की सतर्कता बनाए रखना जारी रखेगी। उन्होंने बताया कि दोनों सेनाओं के बीच सैनिकों की वापसी प्रक्रिया के पहले चरण के बाद इस सप्ताह के अंत में और बातचीत होने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को फिर किया बेनकाब, लादेन को शहीद बताने के लिए इमरान खान की आलोचना। संयुक्त राष्ट्र की एक वर्चुअल बैठक में भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को पोषित करने को सीधा आरोप लगाया है। बैठक में भारत ने पड़ोसी देश पर आतंकवादियों को पनाह देने के साथ साथ जम्मू कश्मीर को लेकर मनगढ़ंत कहानी गढ़ने का आरोप लगाया है। भारतीय दल का नेतृत्व कर रहे विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव महावीर सिंघवी ने बैठक में कई मुद्दे उठाए। ये बैठक कल यानी 7 जुलाई को आयोजित की गई थी। इसी दिन 12 साल पहले अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भारतीय दूतावास पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन ने हमला भी किया था। इस हमले में कई भारतीय और अफगानी नागरिक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र की बैठक के दौरान सिंघवी ने कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक देश जिसने मुंबई, पठानकोट, उरी और पुलवामा में आतंकवादी हमले किए, वो अब विश्व समुदाय को उपदेश दे रहा है। उन्होंने कहा, वैश्विक महामारी के दौरान जहां विश्व इससे लड़ने के लिए साथ आ रहा है, वहीं पाकिस्तान जो कि सीमा पार से आतंकवादियों को भेजने का काम करता है, हर अवसर को भारत के खिलाफ गलत बयानबाजी करने, मनगढ़ंत आरोप लगाने और हमारे आंतरिक मामले में दखल अंदाजी करने के लिए इस्तेमाल करता है। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने इस बैठक के दौरान पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया और जम्मू कश्मीर को लेकर जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा, आतंकवाद को पनाह देने वाला पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर को लेकर गलत और मनगढ़ंत बयानबाजी कर रहा है। वो भारत के खिलाफ सीमा पर आतंकवादियों को बढ़ावा देने के लिए अपने सैनिकों के साथ साथ आर्थिक मदद भी करता है। वो आतंकवादियों को स्वतंत्रता सेनानी मानता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान भारत के घरेलू कानून और नीतियों के बारे में गलत जानकारी भी देता है। साथ ही सिंघवी ने अलकायदा को खत्म करने का श्रेय देने के लिए पाकिस्तान के बयान को भद्दा मजाक बताया। उन्होंने कहा कि अलकायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन को हाल ही में पाकिस्तानी संसद में प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा शहीद कहा गया था। बैठक के दौरान सिंघवी ने कहा कि इमरान खान ने सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान में 40,000 से अधिक आतंकवादियों की मौजूदगी की बात स्वीकारी थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक टीम ने रिपोर्ट दी थी कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के लगभग 6,500 पाकिस्तानी आतंकवादी अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं। भारतीय अधिकारी ने बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन और धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव की भी आलोचना की। महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आवास पर तोड़फोड़, गृह मंत्री ने कहा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दलितों के आदर्श डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुंबई स्थित आवास राजगृह में मंगलवार शाम कुछ अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की। इस दौरान उपद्रवियों ने वहां लगे सीसीटीवी को भी नुकसान पहुंचाया, पुलिस ने ये जानकारी दी। वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने घटना की निंदा करते हुए ये भरोसा दिलाया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने
ट्वीट किया, दादर में डॉक्टर अंबेडकर के आवास पर कुछ अज्ञात लोगों द्वारा हमला किए जाने की घटना निंदनीय है। इसके साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि पुलिस घटना की जांच कर रही है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले उन्होंने कहा कि मैंने पुलिस को घटना की जांच और दोषियों की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए हैं। वहीं दो अन्य मंत्री जयंत पाटिल और धनंजय मुंडे ने भी इस घटना की निंदा की, जबकि डॉक्टर अंबेडकर के पोते और वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे राजगृह के बाहर जमा ना हो। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर एक अन्य पोते ने भी शांति की अपील की और कहा कि ये एक छोटी घटना थी। यूपी के हमीरपुर में एसटीएफ ने विकास दुबे के चचेरे भाई अमर दुबे को मारा, पुलिस पर फायरिंग करने में था शामिल। उत्तर प्रदेश के कानपुर एनकाउंटर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुख्य आरोपी विकास दुबे के चचेरे भाई अमर दुबे को हमीरपुर में यूपी एसटीएफ ने मार गिराया है। अमर भागने की कोशिश कर रहा था, तभी पुलिस ने उसे ढेर कर दिया। कानपुर कांड में 8 पुलिसकर्मियों को मारने में अमर दुबे का भी हाथ था। अमर ने छत से पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की थी। केरल में सोना तस्करी मामले में राजनीतिक खींचतान जारी, मुख्यमंत्री ने कहा मामले में केंद्र तय करे जांच एजेंसी। केरल में सोना तस्करी मामले के राजनीतिक तूल पकड़ने और मुख्यमंत्री कार्यालय को लेकर लगने वाले आरोपों के बीच मंगलवार को मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि ये निर्णय पूरी तरह केंद्र पर है कि कौन सी जांच एजेंसी को मामले की जांच करनी चाहिए। मामले में विपक्ष की ओर से सीबीआई जांच की मांग को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां तक राज्य सरकार का सवाल है तो उसे किसी भी जांच से कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने विपक्ष के उन आरोपों को खारिज किया जिसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने मामले में हस्तक्षेप का प्रयास किया है। विजयन ने कहा कि राज्य सरकार ऐसे अपराध में लिप्त किसी भी व्यक्ति को नहीं बचाएगी। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस और भाजपा के हमलावर होने के चलते सोने की तस्करी के विवाद की पृष्ठभूमि में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एम शिवशंकर को उनके पदों से हटा दिया गया। शिवशंकर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के सचिव के साथ ही प्रमुख सचिव सूचना प्रौद्योगिकी का पदभार भी संभाल रहे थे। विपक्ष का आरोप था कि यहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जब्त किया गया 30 किलोग्राम सोना राजनयिक सामान के जरिए लाया गया था और इस संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी विकास की पूर्व कर्मचारी एक महिला की भूमिका की जांच की जानी चाहिए। सीमा शुल्क विभाग ने इस मामले के संबंध में सोमवार को एक आरोपी को गिरफ्तार किया था और उस महिला की तलाश की जा रही है जिसने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन स्पेस पार्क में संपर्क अधिकारी के तौर पर 6 महीने तक काम किया था। वहीं सीमा शुल्क विभाग ने रविवार को तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एक राजनयिक सामान से 15 करोड़ रुपए से अधिक का सोना जब्त किया था। इसके संबंध में केंद्रीय एजेंसी ने एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया था। व्यक्ति का दावा है कि वो केरल में एक वाणिज्य दूतावास का पूर्व कर्मी है। उधर केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता रमेश चेन्नीथला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंगलवार को पत्र लिखकर केरल के मुख्यमंत्री कार्यालय में तस्करी गिरोह के कथित प्रभाव की सीबीआई जांच कराए जाने का अनुरोध किया है। चेन्नीथला ने 4 जुलाई को पत्र लिखा कि सीमा शुल्क पदाधिकारियों ने तिरुवनंतपुरम में देश में अवैध रूप से लाया गया 30 करोड़ रुपए से अधिक का सोना बरामद किया। जिस माल में ये सोना बरामद किया गया उस पर यूएई वाणिज्य दूतावास का पता लिखा था। उन्होंने उन मीडिया रिपोर्टों का भी हवाला दिया जिसमें दावा किया गया है कि महिला के केरल के सूचना प्रौद्योगिकी विकास के सचिव एम शिवशंकर के साथ निकट संबंध है। पूरे प्रकरण के बीच दिल्ली स्थित यूएई दूतावास ने ट्वीट करके कहा कि यूएई के अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि यूएई वाणिज्य दूतावास के नाम पर किसने ये माल भेजा जिसमें सोना था। दूतावास ने कहा कि अपराध की जड़ तक पहुंचने के लिए वो भारतीय अधिकारियों के साथ पूरी तरह सहयोग करने को प्रतिबद्ध है। आज से हो रही है टेस्ट क्रिकेट की वापसी। सफाई, ब्रेक, सैनिटाइजर और खाली स्टेडियम में खिलाड़ी खेलेंगे मैच। कोरोना वायरस महामारी के बीच साउथैम्पटन के एजेस बाउल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट फिर से शुरू होगा। रिजर्व खिलाड़ी बॉल बॉय का काम करेंगे। स्टंप्स और बेल्स को साफ करने के लिए ब्रेक लिया जाएगा।
व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई के साथ पत्रकार और फोटोग्राफ्स मैच को कवर करेंगे। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच एक असामान्य टेस्ट सीरीज आज से कुछ इस अंदाज में शुरू होगी। टेस्ट और दो जो इस महीने के अंत में मैनचेस्टर में चलेंगे वो बिना दर्शकों के बायो सुरक्षित वातावरण में खेले जाएंगे। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने 74 पन्नों की बुकलेट में क्या करना है क्या नहीं करना की एक सूची जारी की है, जिसे साउथहैम्पटन को भेजा गया है। वहीं खिलाड़ी जिस होटल में रुकेंगे वहां कमरे के दरवाजे एक ऐप का इस्तेमाल करके खोले जा सकते हैं, जिसमें हैंडल को छूने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना कोई रूम सर्विस है और ना ही कोई लिफ्ट। आज 3:30 बजे दुनिया क्रिकेट की एक सामान्य शुरुआत देखेगी, जिसे बिना दर्शकों और कई नए नियमों के साथ खेला जाएगा।